नमस्कार दोस्तों, आपका यस के हिस्टोरिकल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भाग 1 भारत के संसाधन। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था भाग 1 भारत के संसाधन की बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो से आप संतुष्ट होंगे तथा आप PDF भी डाउनलोड कर लिए होंगे और आपका नोट भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम बचे हुए जो क्वेश्चन थे दीर्घोत्तरी प्रश्न, उसको आज हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट करवा लीजिए या अपने हाथ से स्वयं नोट आउट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विशेषता एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण। पहला है मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी, इसे रेंगड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत 40% भाग सम्मिलित है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में यही मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है और उत्तरी मैदानों में जमा की गई है। हजारों वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदियों ने अपने मुहाने पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। जलोढ़क मिट्टियाँ सामान्यतः सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं यह है कि इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा भूमि मृत्तिका मिली होती है। यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरस, अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें कुएं खोदना, नहरें निकालना सरल होता है, अतः यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो दूसरी मिट्टी है वो आती है काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है, अतः इसे काली मिट्टी कहते हैं या इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह में हुआ है। इस मिट्टी में मैग्मा के अंश लोहा या एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगड़ है। विशेषताएं, काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महीन मृत्तिका पदार्थों से हुआ है। इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता प्रसिद्ध है। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व हैं। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, अतः इसे कपासी काली मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा जो है अपना पॉइंट है लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल, पीली, भूरी आदि विभिन्न रंगों की होती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। विशेषताएं, यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश अधिक होने के कारण उसके ऑक्साइड में बदलने से इसका रंग लाल हो जाता है। इसका विकास प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट है तथा उच्च भूमियों पर यह असंगठित कंकड़ों के समान है। लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होती है। लैटेराइट मिट्टी, यह कम उपजाऊ मिट्टी है। यह घास और झाड़ियों के पैदा होने के लिए उपयुक्त होती है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में, तमिलनाडु के कुछ भाग, उड़ीसा तथा उत्तर में छोटा नागपुर के कुछ भागों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मेघालय में भी इसे लैटेराइट मिट्टी मिलती है। विशेषताएं, यह मिट्टी लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दालें, मिट्टी, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ, केरल की ओर से उड़कर भारत में पश्चिमी शुष्क में जमा हुई है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में, विशेष पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हिमालय, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। विशेषताएं, यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ, केरल की ओर से उड़कर भारत में पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। यह बालू प्रधान मिट्टी है, जिसमें बालू के कण मोटे होते हैं। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ आदि पैदा की जाती हैं। अपना छठवां पॉइंट जो है वो है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। मिट्टी कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग के अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल, कांगड़ा आदि में भी पाई जाती है। विशेषताएं, यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटियों, पहाड़ियों, ढालों पर यह अधिक गहरी होती है। यह मिट्टी चावल, गेहूँ, आलू की फसल के लिए उपयुक्त है। कहीं कहीं चाय की खेती में भी काम आती है।
जो हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ है, मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। मृदा अपरदन के कारण मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ मृदा अपरदन के बारे। अब मैं इसके आंसर क्वेश्चन करा देता हूँ। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको नोट बनाने में प्रॉब्लम जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवा कर सुरक्षित रख सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कहीं नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने राइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो आप जरूर नोट डाउन करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण अग्र प्रकार हैं, यानी निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है वनों का नाश, कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है। फलतः पानी को नियंत्रित करने की शक्ति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। अत्यधिक पशुचारण पर नियंत्रण न रखने में भी जंगलों की घास काट ली जाती है अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती है। इससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वन अपरदन, इस तरह के कटाव वनस्पति का आवरण हटने से होता है। भूगर्भ में पानी की सतह से अत्यधिक निचले चले जाने से भी वायु अपरदन होता है। भारी वर्षा, मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है क्योंकि मिट्टी कटकर बह जाती है। वास्तव में पानी से होने वाला कटाव 3 तरह से होता है। पहला परत का कटाव, फिर नाली का कटाव और अंत में बाढ़ का कटाव। मृदा संरक्षण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा होता है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद को भी उपयोग में लाना, वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना, नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र बहाव को रोकना, भूमि के कटाव को रोकना, पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेती बनाना, खेतों की ऊंची मेड़ बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह के विषय। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र बना है, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से पूरी तरह से देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया रहेगा तो आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, तब मैं आपको अगर परेशानी जाती है तो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर सकता हूँ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? जल संसाधन के प्रमुख स्रोत, जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। पृष्ठीय जल, नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि हैं। भारत में कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियाँ सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। भारत की प्रमुख नदियों और झीलों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला है, दूसरा है भौम जल। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, इसको 60% भाग ही मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। शेष सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुएं या ट्यूबवेलों के माध्यम धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। देश में भौम जल का वितरण बहुत आसान है। समतल मैदान असमान है। समतल मैदानी भाग भौम जल की मात्रा अधिक है, जबकि दक्षिण भारत में भौम जल की कमी पाई जाती है। वायुमंडलीय जल, यह वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्योद्योग में होता है, मतलब मछली उत्पादन में। अब जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण महत्व है वो भी जान लीजिए। मानव शरीर के जल अत्यंत आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है। जीवन जीने के लिए भोजन एक आवश्यक अनिवार्यता है। भोजन की प्राप्ति कृषि उपज एवं वनस्पति द्वारा होता है। कृषि हेतु जल आवश्यक है। विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए जल एक सस्ता एवं महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन साधनों एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि से भी इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जल का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, विकास के प्रत्येक आयामों में है। अतः जल ही जीवन, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। 5वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? वह उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें से क्या है, मेल जोल खाता है, लेकिन आपको अलग से कुछ ऐड करना पड़ेगा।
अगर आप उस क्वेश्चन को चौथे वाले को अगर कंप्लीट आपको याद है तो पश्चिमी को आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्या है जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्राय संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूपों में सिंचाई होती है वहाँ विद्युत सप्लाई की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। जल संसाधन का महत्व जो चौथे क्वेश्चन में वही है, इसलिए हम इसको रिपीट करके हम टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। वनों का पहले मैं महत्व थोड़ा आपको बता देता हूँ। डॉक्टर पीएच चटर्वक के अनुसार वन राष्ट्रीय संपत्ति और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी की प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी उत्पन्न करते। इसके परोक्ष लाभ उस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। पहला प्रत्यक्ष लाभ, फिर अप्रत्यक्ष लाभ। मतलब प्रत्यक्ष लाभ के बारे में बता देता हूँ। पहला लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आबनूस, चंदन आदि की लकड़ी प्राप्त होती है। गौण पदार्थों की प्राप्ति। वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे बांस, बैल, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ तथा जड़ी बूटियां प्रमुख आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्यूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छाले व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। चारागाह। वन क्षेत्र जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती है। रोजगार। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला है। राजस्व की प्राप्ति। सरकार को वनों के राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा का अर्जन। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी की से निर्मित कलात्मक वस्तु निर्माण करने से विदेशों से मुद्रा की प्राप्ति होती है। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। पहला है जो वनों से अप्रत्यक्ष लाभ है वो है जलवायु को सम बनाए रखना। वन जलवायु को मृदुल बनाते हैं। वन गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं। वर्षा में सहायक। वनों की नमी से वन पर से गुजरने वाले बादल नमी प्राप्त करके वर्षा कर देते हैं। बाढ़ों से रक्षा वाले पानी के वेग को कम कर देते हैं। बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। वन का पानी वन क्षेत्र में फैल कर धीरे धीरे नदियों में जाता है, इससे बाढ़ नियंत्रित होता है। रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण होता है। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है तो मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। अतः मरुस्थलों के विस्तार को पूरी तरह से रोके रहते हैं। मृदा के कटाव को रोकते हैं। वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, इससे मृदा के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती एवं उपजाऊ बनी रहती है। उर्वरा शक्ति में वृद्धि। वनों द्वारा भूमि की उर्वरा में अत्यधिक वृद्धि होती है क्योंकि वृक्षों की पत्तियां, घास व पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि भूमि पर गिरकर व सड़कर ह्यूमस रूप में पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वे देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा वन संरक्षण के प्रयास। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे, राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए। सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई। इसकी 4 प्रमुख बातें थी। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना।
7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं वनस्पतियों जैसी प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। वन विकास हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्य को समन्वयित करना। 2 पॉइंट। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका पता लगाने हेतु 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में वनों की प्राप्त वस्तुओं तथा वनों के संबंध में अनुसंधान एवं शिक्षा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बुहाट हैं। क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना राज्य सरकार के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून ने क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वन संस्थानों प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों को जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। वन महोत्सव वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने और जनता के वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। वनों के लिए भारत तत्कालीन कृषि मंत्री के एम मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। प्रति वर्ष देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता। सामाजिक वानिकी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न 10 को उत्तर देखें, क्योंकि मैं जितना बड़ा वीडियो बनाऊंगा आपका समय उतना ही खराब होगा। तो आप जो मेरा अगला वाला वीडियो जो आप नोट बनाए होंगे तो उसमें जाके आप नोट डाउन में उसको क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। देश में वनों की आग लगने के कारण का पता लगाने का रोकथाम के लिए चंद्रपुर एवं हल्द्वानी नैनीताल में यूएनडीपी के सहयोग से आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना शुरू की, जो देश के 10 राज्यों में चलाई जा रही है। संयुक्त वन प्रबंधन। देश के राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नष्ट हुए वनों के विकास हेतु 3500 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वीडियो को जितना लंबा बनाऊँगा आपका टाइम उतना ही ख़राब होगा, इसलिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए लिंक के माध्यम से, और उस PDF के माध्यम से आप नोट बना सकते हैं। अगर आपका नोट बनाने में भी समय ख़राब होता है तो आप इसमें MP ऑनलाइन की दुकान में जाकर आप इसे प्रिंट आउट करवा कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और जैसे ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप आसानी से इसे रिपीट कर एग्ज़ाम में आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो जल्द ही मिले।